हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम टू हिमालय एजू हब। आज हम बात करेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आप क्वेश्चन लिखते हैं उनके बारे में। तो आप सोचेंगे मैम ये क्या बात हुई, आज क्या क्लास लेने वाले हैं। आज हम आपके इकोनॉमिक्स के कोई भी टॉपिक की क्लास नहीं लेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने एग्जाम के अंदर कम टाइम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, होता क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो एंड टाइम पे पढ़ते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं वो पूरे साल पढ़ते हैं। अब देखिए, दो बच्चे हैं, दो बच्चे पूरे साल पढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम सही पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन करके पढ़ रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरा कोर्स वो कवर करके गए हैं एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में उन दोनों ने बैठ के पेपर लिखा। अब वो दोनों जब बाहर आते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं तो वो दोनों कहते हैं कि देखिए, तूने भी सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं, मैंने भी सारे क्वेश्चन अटेंड किए, अब देखते हैं कि कौन किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो दोनों, आप सोचेंगे कि दोनों के तो बराबर मार्क्स ही आने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब रिजल्ट आता है तब एक के तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और एक के मार्क्स अच्छे नहीं आते। क्यों? रीजन क्या है? पेपर तो दोनों ने अटेंड किया था और सारे क्वेश्चन भी अटेंड किए थे। फिर ऐसा क्या हो गया है कि एक के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और एक के मार्क्स अच्छे नहीं आए। यहाँ पे रणनीति काम करती है कि आपने जब पेपर दिया था तो 3 घंटे के अंदर आपने कैसे उसकी प्रेजेंटेशन की थी, आपने ऐसे क्या चीजें हाईलाइट की थी कि एग्जामिनर 5 से 6 सेकंड के अंदर आपकी कॉपी देखते इंप्रेस हो गया, अरे बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, सारा खेल इसी चीज का ही होता है। एंड टाइम पे जो पढ़ता है उसके पासिंग मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर वो ढंग से उस पेपर को अटेंड करे, कम चीजें पढ़ के भी अगर वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, वो एग्जामिनर को बता दे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटेंड किया है तो इसमें मैंने सारी चीजें सही लिखी है, और साफ साफ उसको दिख भी जाए एग्जामिनर को, तो कम टाइम में भी पढ़ के बच्चा अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन जो पूरे साल पढ़ते हैं उनके नंबर क्या होते हैं, एग्जाम के अंदर वो लिख के तो सब कुछ आते हैं, लेकिन जैसा उनको रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता। तो आज हम बात करेंगे, सारी इसी चीजों के बारे में ही बात करेंगे कि आप याद तो सब कुछ करके जाते हैं लेकिन नंबर कम आ जाते हैं, लेकिन नंबर ज्यादा कैसे लाए, क्या चीजें हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या बच्चे जो मोस्टली एग्जाम में गलतियां करते हैं और फिर पछताते हैं और अपने किस्मत का रोना रोते हैं कि हमने तो सब पढ़ा था, पूरे साल मेहनत की थी, फिर भी उसके ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम नंबर आ गए। तो ऐसा क्यों? जिसके ज्यादा नंबर आते हैं उसको ये चीज पता होती है कि मुझे नंबर एग्जामिनर से छीनने कैसे हैं। जी हाँ, हमें एग्जामिनर से नंबर छीनने पड़ते हैं। अब देखिए, अब एग्जामिनर क्या होता है, उसके आगे से 50 कॉपियां निकलती है। अब उन 50 कॉपियों में से उसको जो कॉपी ना इंटरेस्टिंग लगती है, जो उसको इम्प्रेस कर पाती है, नंबर वो उसी को देता है। तो आप सोचेंगे क्या जिसने सही लिखा उसको नंबर नहीं देगा? ऑफ कोर्स उसको नंबर मिलते हैं, लेकिन जिसने एग्जामिनर का ध्यान खींचा हो उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। चीजें सब लिखेंगे, लेकिन एग्जामिनर का ध्यान कौन खींचता है, डिपेंड उसी पे करता है। तो आज अपने आराम से निश्चिंत होके दिमाग को ठंडा करके ये पूरी क्लास लीजिएगा। बोर्ड के आपके एग्जाम आने वाले हैं और उस बोर्ड के एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को कैसे ला सकते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, हम आपको कुछ हैक्स बताएंगे, ठीक है, उसके थ्रू आप अपने एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। पहला क्या है हैक? पहला हैक है, जब एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाती है, ठीक है, तो उस कॉपी में 5 से 6 सेकंड के अंदर आपको एग्जामिनर का ध्यान खींचना है। कैसे? देखिए, होता क्या है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ बना के लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन आया फटाफट सब कुछ लिख दिया, वो क्या होता है, एक खिचड़ी पक जाती है। अब देखिए, आपके सामने भी अगर नोट्स दे दिए जाए पढ़ने के लिए और पूरा पैराग्राफ दे दिया जाए और उसमें खिचड़ी है फटाफट लिख दिया जाए, तो क्या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एग्जामिनर के सामने तो रोज 50 कॉपियां निकलती है, 50 से 100 कॉपियां, उसको क्या इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर खींचने हैं। कैसे? आप क्या कीजिए, जो भी आप कुछ लिखे ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके वर्ड हो उनको अंडरलाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अंडरलाइन, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, बढ़िया हाईलाइट करके आइएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपका पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपने हाईलाइट किए, एग्जामिनर को लगता है हाँ यही चीज, ये क्वेश्चन में यही पूछा था और ये हाईलाइट इसने कर दिया, मतलब इसने आंसर पूरा सही लिखा है।
तो फटाफट एग्जामिनर की मेहनत नहीं हुई। अगर एग्जामिनर की मेहनत जिस कॉपी में कम होती है ना, और आपने अच्छा लिखा है, वो नंबर देता ही देता है। पहली बात क्या करनी है, आपको अंडरलाइन करनी है जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। दूसरी जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, उसमें भी पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं। अवॉइड कीजिए, उसमें पैराग्राफ मत लिखिए, उसमें आप पॉइंट के हिसाब से लिखिए, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली आपको पॉइंट के हिसाब से ही चीजें पूछी होती है। एक छोटा इंट्रो लिखिए, ठीक है, 2 से 3 लाइन का एक छोटा इंट्रो लिखना है आपको, ठीक है। उसके नीचे आपको पॉइंट वाइज और उन पॉइंट को भी हाईलाइट करके आपको आंसर लिखना है। ये एग्जामिनर से आपको नंबर दिलाएगा, गारंटी। आप 100% ये ना टेक्निक अपना के देखिएगा, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला हैक देखते हैं। जो बच्चे 101% गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं, अब देखिए मैक्रो और माइक्रो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैक्रो है, मैक्रो में आप मोस्टली आपको ग्राफ बनाने ही पड़ते हैं एग्जाम में। ये डेफिनेटली होता है कि आपको ग्राफ बनाने ही पड़ेंगे। अब बच्चे ग्राफ तो बड़ा सुंदर सा बना देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, यार मैंने बनाया, फिर मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। ये होता है 0 मार्क ट्रैप। अब ये क्या होता है, आपने बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया, ठीक है, सब बना दिया, ई ए एस ए डी, ठीक है, आपने एग्रीगेट ना डिमांड वगैरह सब बढ़िया लगा के बना दिया, फिर भी मार्क्स नहीं मिले, 0 मिले, क्यों, रीजन क्या है। आपने डायग्राम तो बना दिया, लेकिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपको लगाने होते हैं, वो आपने लगाए नहीं लगाए। तो ये बहुत जरूरी होते हैं लगाने, बच्चे इनको अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करना है। आप ग्राफ बना रहे हैं, किसके ऊपर बना रहे हैं, एग्जामिनर आपकी हर छोटी छोटी चीज जो होता है ना, वो नोट करता है। तो ये आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैक्रो में आपके ग्राफ तो डेफिनेटली बनाने के लिए आते हैं, तो उसमें ये चीज मेंशन कर दीजिए। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, एक कॉपी पेन में ये चीजें मेंशन कीजिए कि ये गलतियां तो हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। अगर करेंगे तो 100% पढ़ के जाओ, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं, लिख के ले लो। इसलिए ये चीजें आपको हमेशा ध्यान देनी है, ठीक है। ग्राफ के मामले में तो पक्का ध्यान देनी है, ठीक है। अगली गलती क्या है, अगली गलती क्या होती है, न्यूमेरिकल। जैसे ही क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आया, बच्चे ने फटाफट आंसर पे कूदता है, सीधा जाके आंसर निकालना है। अरे रुकिए, सब्र कीजिए, यहाँ आंसर डायरेक्ट नहीं निकालना है। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, जैसे मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज पता होगी कि हर इस स्टेप के नंबर मिलते हैं। आपने एक लाइन लिखी है, एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, जो जो चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि हमें एमपीएस गिवन है, एमपीसी गिवन है, उसकी चीजें जो लिखते हैं, हर एक स्टेप के नंबर होते हैं आपके। इसलिए डायरेक्ट कभी आंसर पे मत कूदिए, फिर आंसर जितना ही 1 या हाफ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे मैंने तो आंसर सही निकाला था, फिर मुझे नंबर क्यों नहीं मिले। अरे नंबर, जो भी मैथमेटिकल चीजें होती है, नंबर उसमें स्टेप के भी मिलते हैं, इसलिए हर एक स्टेप आप लिखिए। अब लिखना क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्या करना है, पहले पहले आपको फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला पुट करना, जो उसकी मांग है। अब जो आपने फॉर्मूला पुट किया है ना, उसमें किसका मतलब क्या है, एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपको साइड में लिखना है, इसके नीचे एमपीसी लिख के आगे ऐसे लिखना है, फिर आपको एमपीएस लिख के पूरा आगे लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ना, क्या होता है, सेव। ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। फॉर्मूले लिखा, उसमें मतलब क्या है किसका, सबका लिखा, लिखना है, नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आपको ये लिखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जैसे आपको एमपीसी गिवन है या फिर डेल्टा वाई गिवन है, ये आप लिखिए, आराम से लिखिए चीजें जमा जमा के, ठीक है। उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा गिवन है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर कौन सी वैल्यू किस में पुट करनी है, सब स्टेप वाइज चीजें करनी है। लास्ट में आपको आंसर निकालना है। और आंसर को हमेशा एक चीज बच्चे भूल जाते हैं, आंसर लिखा, बस आंसर ऐसे लिखा, ये आंसर है और आगे आंसर लिख दिया। अरे भाई रुको, ऐसा नहीं करना है। उस आंसर को आपको हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। एग्जामिनर का एक एक लाइन में आंसर ढूंढता थोड़ी घूमेगा, वो तो नीचे भी देखेगा ना आंसर कहाँ निकाला है। तो ब्रैकेट में हमेशा बढ़िया हाईलाइट करके ब्रैकेट में उस आंसर को बंद कीजिए। ये चीजें छोटी छोटी चीजें है ना, यही टॉपर को आप कहते हैं यार मैंने टॉपर जितनी पढ़ाई की फिर भी मैं टॉप क्यों नहीं करता, मैं भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ फिर भी मेरे मार्क्स कम कैसे आते हैं। टॉपर में ऐसी क्या खासियत है, टॉपर में खासियत ये होती है टॉपर हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है और वो छोटी छोटी चीजें ही उसको टॉपर हमेशा बनाती है। इसलिए आप भी इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगली चीज देखते हैं क्या है।
अब अगली चीज आती है डिफरेंशिएट करना, ठीक है, या आपको किन्हीं चीजों के बारे में कंपैरिजन का क्वेश्चन में पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, कंपैरिजन का पूछा है, जिसका पूछा है उसका एक लगाते हैं, फटाफट लिख देते हैं, दूसरे का लगाते हैं, फटाफट लिख देते हैं। अरे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये तो एग्जाम, ये तो हर कोई करेगा, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, ठीक है। आपको पूछा है एक बेसिस, आपको इसकी मीनिंग, ठीक है, पहले मीनिंग लिखनी है, जिनकी मीनिंग पूछी है ना, आपको पूछा है कि जो दो चीजें पूछी है उनके बारे में उनकी मीनिंग क्या है, ब्रैकेट बना के ए और बी की अलग अलग लिखनी है। फिर उनकी है ना वैल्यू क्या है, मूल्यवर्धी क्या है, ठीक है, वो अलग अलग लिखना है। उसके बाद में आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल करके और यहाँ एग्जाम्पल लिखने हैं। फिर ऐसे चीजें आपको कंपैरिजन के हिसाब से टेबल बना के लिखनी है। अगर टेबल बना के लिखेंगे ना तो एग्जामिनर क्या है, उसकी मेहनत हमेशा कम होनी चाहिए, ये बात नोट कीजिएगा। एग्जामिनर की जब मेहनत कम लगती है, बच्चा अच्छा लिखता है और उसको कॉपी देखते ही अरे सामने सब कुछ चीजें दिख रही है, तो आपको नंबर मिलेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमेशा आपको कंपैरिजन का आ जाए, डिफरेंशिएट का आ जाए, तो ऐसे टेबल बना के लिखिए आराम से। इससे 101% आप मान के चलिए कि आपने इसमें कुछ गलती भी कर दी होगी ना तो भी इग्नोर हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को ये समझ में आ गया नहीं बच्चे को आता तो है, और छोटी मोटी गलती तो ठीक है, अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दे दी और कोर कोर पॉइंट लिख दिए और फिर ऊपर नीचे भी एक दो गलती हो गई तो अभी चल जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए एक ना बच्चे की कॉपी देखते हैं, ठीक है, जिसने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कंपैरिजन, उसने क्या किया, पहले इंट्रो लिख दिया, आराम से सब इंट्रो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, जिसका जहां जहां निकालना था ना उसने एक अच्छी सी टेबल बनाई है और साफ सुथरी बनाई है, फिर उसने सारी चीजें लिखी है। उसके बाद में उसका कंक्लूजन क्या निकला है वो भी अच्छी तरह जमा जमा के उसने लिखा है। ये कॉपी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको नेट पे भी है ना जो टॉपर्स की कॉपी होती है वो मिल जाती है, इसलिए टॉपर्स की कॉपी देखिए देखिए कीजिए, ठीक है। उनमें बताया जाता है, मतलब आपको जब कॉपी आप नेट से निकालेंगे उसमें हर चीज बताई जाती है। टॉपर की कॉपी आप आराम से देखेंगे ना कितनी साफ सुथरी है, ठीक है। एग्जामिनर को मेहनत लग रही है उसमें, बिल्कुल नहीं लग रही है। उसने जो फॉर्मूले वगैरह कंपैरिजन उसने बताना था, ठीक है, कैलकुलेशन के थ्रू भी उसको कंपैरिजन बताना था, तो उसने आराम से टेबल बनाई है, उसने बढ़िया फॉर्मूला ऊपर लिखा है, उसने क्वेश्चन में जो पूछा था उसके हिसाब से सारी लाइनें लिखी है, उसने लास्ट में आंसर निकाल के कंक्लूजन लिखा है। तो इस तरह आपको आंसर अरेंज करना है, इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं हुई है एग्जामिनर की। अगर आप खिचड़ी बनाते हैं ना तब एग्जामिनर को गुस्सा आता है, और भले आपने अच्छा भी लिखा फिर वो काटेगा नंबर, 101% काटेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा। दूसरा जैसे मैंने आपको कहा कि कंपैरिजन के आ जाए, ठीक है, या डिफरेंशिएट के आ जाए, तो टेबल बना के लिखिए। जैसे देखिए इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पूछा है, अब बच्चे क्या करेंगे, या डायरेक्ट टैक्स लिखेंगे, ठीक है, और इसके आगे से पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, या फिर यहाँ से पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, नहीं फिर नीचे लिखेंगे इनडायरेक्ट। अरे ऐसे नहीं करना है आपको, आप कंपैरिजन कीजिए, एक लाइन खींचिए, दोनों को अलग अलग लिखिए और बताइए कि इसमें ये चीज होती है, इसमें ये चीज होती है, इसमें ये है, इसमें ये है, सामने एग्जामिनर को कंपैरिजन दिख रहा है, ठीक है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसमें भी इसने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी ना उनको क्या किया, जो वर्ड थे जैसे अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग, ये ऐसे क्या किया इसने, हाईलाइट कर दिए हैं, मेन मेन चीजों को भी अंदर हाईलाइट कर दिया है। तो हाईलाइट का हमेशा ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करनी है, डिफरेंशिएट करने का है, कंपैरिजन करने का है, टेबल बनानी है। अगर आपको कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी अगर डिफरेंशिएट आ जाए तो अलग अलग उसको सामने रख के कैसे करना, कंपैरिजन करना है। अगर डिफरेंशिएट करने का नहीं आए कैलकुलेशन के अंदर, सीधी आपको कैलकुलेशन पूछी हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें अरेंज करनी है, स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा एग्जाम में आप। चलिए एक चीज और देखते हैं, ये बहुत बारीक चीज है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, जब आप क्या करते हैं कि कोई डाटा वाला आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, डाटा दे रखा है आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप क्या करते हैं उस क्वेश्चन की ही लाइनें उठाते हैं और लिख देते हैं। जैसे 1990 में ये 5% था, 2020 में ये 2% हो गया, ये सीधा लिख दिया। आपने वहां से उठाया, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, डायरेक्ट लिख दिया। अरे एग्जामिनर आपका माइंड पढ़ता है कि आपको कितनी चीजें आपने एनालाइज की है, आपको चीजें आती है या नहीं आती है, वो आपका दिमाग पढ़ता है, ठीक है। अगर आपने एक दो, मैंने क्या कहा, छोटी बड़ी मिस्टेक भी हो जाए ना तो भी वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। आप चीजें थोड़ा ध्यान से लिखिए, क्या लिखा है, अगर इसने दिया है तो उसने कैसे लिखा है, देखिए लिखना कैसे कि डेटा 5% 2090 से 2% 2020 तक तेज गिरावट। आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसमें क्या हो रही है, तेज गिरावट, देखिए गिरावट नहीं हो रही है,
पहले 5% था, अब 2% है, तो गिरावट हो रही है। तो ये चीज आप नोट कीजिए, शार्प डिक्लाइन को दर्शाता है, ये डिक्लाइन को दर्शा रहा है, ठीक है। जो नीति में बदलाव का संकेत है, नीति में बदलाव का संकेत है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया है उसको कॉपी मत कीजिए। आपने साफ देखा है यहाँ 5% था, यहाँ क्या है 2% है, तो क्या हो रही है, चीजें डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, वो चीज मेंशन कीजिए। तब एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चा सिर्फ रटाफिकेशन नहीं कर रहा है, बच्चे को एकदम चीजें ध्यान से याद है। और जो चीजें आप लिखे ना उनको हमेशा हाईलाइट करके लिखो। क्या करना है, हाईलाइट करना है, तब एग्जामिनर को लगता है नहीं इसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, इसको क्वेश्चन ढंग से समझ में आया है, ठीक है। चलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अब मैं ये चीजें जो बता रही हूँ ना, क्लास को रिवर्स करके वापस एक एक चीजें नोट कर लीजिएगा और अपने जहां पढ़ते हैं ना उसके आगे चिपका दीजिएगा कि मुझे एग्जाम में ये चीजें गलतियां नहीं करनी है और ये चीजें मुझे एग्जाम में चीजें अच्छी तरह लिखनी है, जिससे मैं कम टाइम में भी क्या कर सकूं, अच्छे मार्क्स ला सकूं, ठीक है। चलिए अगला क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल हैक। अब इसमें क्या होता है, हमें जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का आपकी बुक है, अब उसमें क्या होता है कि मोस्टली आपकी तारीख आती है, मतलब डेट आती है, सन आता है, ठीक है, ईयर आता है, बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, याद नहीं है तो गलत मत लिखिएगा, इससे अच्छा लिखिए ही मत। गलत गलत लिख रहे हैं ना, इससे अच्छा आप लिखिए ही मत। उसकी जगह क्या लिखिए, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। आपको ये तो पता होता है ना कि ये जो चीजें हुई थी कौन से ये ना पंचवर्षीय योजना में हुई थी, दूसरे में हुई थी, तीसरी थी, चौथी थी, इतना तो याद है ना। सन और डेट याद नहीं, कोई बात नहीं, उसके सीधे ये चीजें लिख दीजिए, ठीक है। जिस काल में हुई थी ना वो काल लिख दीजिए कि पंचवर्षीय में हुई थी, पंचवर्षीय में दूसरे में हुई थी, तीसरे में हुई थी या चौथे में हुई थी, ठीक है, उसके वो लिख दीजिए। लेकिन तारीख गलत मत लिखिए, याद है कॉन्फिडेंट हो तभी तारीख लिखना, डेट लिखना, अदरवाइज मत लिखना सन और डेट, ये आपका गलत इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये चीजें हमेशा अवॉइड कीजिए। दूसरा क्या है कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछे ना, जैसे आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पॉइंट पूछ लिए, ठीक है, कि बताइए, क्वेश्चन में पूछ लिया 3 नंबर में कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताइए, इसके बारे में पॉइंट्स लिखिए। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा पॉइंट पे उतर जाते हैं, फटाफट पॉइंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अरे नहीं, इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसकी 2 से, ठीक है, 2 से 3 लाइन की छोटी सी डेफिनेशन लिखिए, ऊपर इंट्रो बताइए इसका कि आपको इसका इंट्रो आता है, इसका कोर पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है, वो लिखिए। उसके बाद में हमेशा आप पॉइंट्स में स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि अब देखिए बच्चे मोस्टली सीधे पॉइंट पे उतरते हैं, उनको नंबर नहीं मिलते। अगर आप छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं ना, 2 से 3 या मिनिमम आपको 3 ना लाइन की ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है, लेकिन लिखिए जिससे एग्जामिनर का ध्यान खींचता है कि हाँ इसको डेफिनेशन आती है, इसको कोर कंसेप्ट आता है। ये हमेशा चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीजें हमेशा अवॉइड मत कीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अब कुछ मैं आपको बातें बताती हूँ, जैसे अब होता क्या है कि ये चीजें तो मेरे को लगता है टॉपर भी करता होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तो ये ध्यान में नहीं जाता है, लेकिन इसको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत। होता क्या है, जैसे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है कि आपको 150 वर्ड में ही आंसर लिखना है, बच्चे नहीं लिखते, लाइन के नीचे भी लिखते जाते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जितनी लाइनों में दे रखा है ना उतनी लाइनों में ही आपको लिखना है, ज्यादा मत लिखिए, ठीक है। कभी कभार थोड़ा सा होता है वो लाइन का 1-2 वर्ड नीचे आ जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चे तो लाइन के बाहर भी 3-4 लाइनें लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जितना कहा है 150 वर्ड का कहा है तो अपना आंसर 150 वर्ड में ही लिखिए। 160 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 170, 80, 90 मत कीजिए, ठीक है। तो 150 वर्ड के अंदर ही लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरी गलती बच्चे सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी में करते हैं, अब देखिए मैं आपको कहूं डिमांड और मैं आपको कहूं एग्रीगेट डिमांड, दोनों में फर्क है, ठीक है। मैं आपको कहूं मैक्रो और मैं आपको कहूं माइक्रो, दोनों में फर्क है, हर चीज में फर्क होता है। मैं आपको कहूं नीचे ही, मैं आपको कहूं ऊपर, तो नीचे और ऊपर ये दोनों चीजें अलग है, जगह अलग है। तो हमेशा आप जहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड लिखना हो, समग्र मांग लिखना हो, वहां पे पूरा समग्र मांग लिखिए, मांग लिख के मत आ जाइए। मांग तो मतलब होता है डिमांड और एग्रीगेट डिमांड का मतलब अलग होता है, ठीक है, इन दोनों के मीनिंग अलग है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये पूरा आंसर चेंज कर देते हैं आपका, तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिखना है वह एग्रीगेट डिमांड लिखिए, जब डिमांड लिखना है वहां डिमांड लिखिए,
दोनों का मीनिंग अलग होता है। डिमांड लिखने से कुछ नहीं होगा कि ठीक है एग्रीगेट के पीछे भी तो डिमांड आता है, नहीं, इस वर्ड का मतलब पूरा चेंज है और डिमांड का मतलब पूरा चेंज है। इसलिए माइक्रो और मैक्रो का आप कह नहीं सकते दोनों एक जैसी है, नहीं, दोनों अलग है। इसलिए हर वर्ड का मतलब अलग होता है। ये इकोनॉमिक्स में बच्चे मोस्टली गलतियां करते हैं कि हाँ लिखा तो था, नहीं, वर्ड को सही लिखिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर पूरा चेंज हो सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगली गलती होती है कोर कंसेप्ट। अब होता यह है कि बच्चे को पूछा कुछ और होता है और बच्चा कुछ और लिख देता है। नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, क्वेश्चन की मांग क्या है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन डिफरेंशिएट का है, क्वेश्चन आपको टेना क्या पूछ रहा है, फॉर्मूले पूछ रहा है, या क्वेश्चन आपको किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, पॉइंट में पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, कि क्वेश्चन मुझे पूछ क्या रहा है। फालतू की चीजें मत लिख के आइए, फालतू की चीजें लिखते हैं ना तभी एग्जामिनर नंबर नहीं देता है आपको। आपको पता है तो ढंग से लिखिए उस चीज को, ठीक है। तो कोर कंसेप्ट के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड का पूछा है तो एग्रीगेट डिमांड ही लिखिए, वहां पे इक्विलिब्रियम का आप लिख के मत आइए, हाँ इक्विलिब्रियम तो एग्रीगेट डिमांड का ये लिख देते हैं, नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में एग्रीगेट डिमांड का पूछा है तो उसके आसपास की चीजें लिखिए, उसके लिए लिखिए, ठीक है। वहां पे इक्विलिब्रियम का लिख के मत आइएगा। आप सोचेंगे कि मैम इक्विलिब्रियम में तो एग्रीगेट डिमांड में ही होता है, वो उसके बाद आता है। आपको एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग पूछा है तो उसके बारे में लिखिए, आप फालतू की चीजें क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक तो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, कितना पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखिए, क्योंकि आप क्या होता है आसपास की चीजें लिखते हैं ना तभी आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस होती है। तो सबसे पहले फोकस ये करना है क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग पूरा आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए अब चीजें हैं, अब सबसे बड़ी बात आती है जो बहुत मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैं भी जब ना स्कूल टाइम में थी, बोर्ड देती थी, बोर्ड दिए थे मैंने, मेरी भी प्रॉब्लम थी और ये मोस्टली सबकी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ठीक है, 3 घंटे निकल जाते हैं और बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। जब होता है तब आप एक क्वेश्चन पे ही पूरा टाइम लगा देते हैं, एक क्वेश्चन लिखा बड़ा सजा सजा के लिखा, ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा 15 मिनट, मिनिमम आपको 15 मिनट, ठीक है। अगर आपकी पढ़ने की कैपेसिटी और अच्छी है तो बढ़िया है, मिनिमम 15 मिनट पूरा पेपर पढ़ लीजिए। और जिस पेपर में, और पेपर में जो आपको क्वेश्चन पूरे आते हैं ना, एकदम ढंग से आते हैं कि हाँ चलिए आप ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, 3 सेक्शन होते हैं, आपने ए सेक्शन पढ़ा, ए सेक्शन में से आपको मान लो आपको 10 क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं तो 10 के आगे टिक लगा दीजिए, ठीक है, हाँ ये 10 मुझे फटाफट आते हैं मैं कर लूंगा। बी के आगे आपको 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फटाफट टिक लगा दीजिए कि 4 क्वेश्चन मेरे अटकूंगा नहीं, फटाफट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे को सोचने की भी जरूरत नहीं है। सी क्वेश्चन के आगे भी अगर आपको 3 क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट टिक लगा दीजिए कि हाँ ये मुझे आते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन वाले लग रहे हैं ना उनके आगे ये लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उनके आगे क्रॉस लगा दीजिए। ये फंडा होता है फटाफट अटेंड करने का। अब आपको जो क्वेश्चन प्रॉपरली आते हैं ना उनको उठा के कीजिए, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन एकदम सही आते हैं। अब होता क्या है बच्चे को जिसमें कंफ्यूजन होता है या बिल्कुल नहीं आते हैं ना, वो एक तो उसमें अटके हुए रहते हैं, अरे हाँ मैं सोचूंगा आ जाएंगे, अरे वो बाद में करेंगे, वो बाद का काम, जो आ रहे हैं उसको तो करो, वो तो ढंग से करो, नंबर उसमें ही आ जाएंगे आपके। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा आपको जो सिंपल पोर्शन होता है, जैसे ए पोर्शन है, नहीं उठाना, आपको बी या सी पोर्शन उठाना जिसमें आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बोर्ड में जितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, बी और जो सी सेक्शन जो बड़ा वाला सेक्शन है ना वो आपको पहले उठाना है। रीजन क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है ना उस वक्त साफ होता है, तरोताजा होता है, ठीक है, चीजें आ रही होती है और वो क्वेश्चन आपको बड़े आंसर जो है वो बड़े भी लिखने होते हैं। तो बड़े आंसर लिखने हैं तो दिमाग फ्रेश होना चाहिए ना आपका, तो पहले वो क्वेश्चन उठाइए। आपको बी और सी वाले क्वेश्चन पहले उठाने हैं और ढंग से कीजिए, उनको कीजिए, जो आ रहे हैं उसमें से एज इट इज आपको वो क्वेश्चन कीजिए। उस बाद में आप ए उठाइए, ठीक है, उसके बाद में वो क्वेश्चन कीजिए बी और सी के जो आप कंफ्यूजन भी है लेकिन कर लेंगे, वो क्वेश्चन उठाइए। लास्ट में वो क्वेश्चन देखिए कि हाँ अब मैंने पेपर पूरा कर लिया है, अंडरलाइन ने भी कर लिया है, बढ़िया जमा दिया है, अब मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, फिर वो क्वेश्चन उठाइए लास्ट में, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा बहुत भी उसके पास आएगा, ठीक है लिख दिया, अगर एग्जाम में अच्छा लिखा है थोड़ा बहुत आसपास नंबर दे देगा, नहीं है तो आपको ये तो रहेगा क्वेश्चन सारे अटेंड किए। ऐसा है कि नहीं आते हैं थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह कुछ भी उसका आता हो लिखिए, हर एक चीज के नंबर होते हैं। डेफिनेशन आती है 2 लाइन की वो भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद में वो क्वेश्चन पुटअप करना जो आपको अच्छी तरह आते हैं,
वो आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, जो थोड़े थोड़े आते हैं सोचने पे कर देंगे, और उनके आगे क्रॉस लगा दीजिए जो बिल्कुल नहीं आते हैं। दूसरा क्या स्टेप है कि आप वो पोर्शन उठाइए जो बड़े नंबर के होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग साफ होता है, तरोताजा ताजा होता है, आपकी राइटिंग उस वक्त बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि पेपर लिखते लिखते लास्ट में राइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए वही क्वेश्चन उठाइए जिसमें आपकी राइटिंग सबसे पहले अच्छी हो, आपको आते हो और बड़े नंबर के क्वेश्चन हो, ठीक है। तीसरा क्या करना है आपको, है कि आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हर उत्तर के बाद 2 लाइन खाली छोड़े। अब बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर लिखा, फर्स्ट फर्स्ट का लिखा और फटाफट नीचे से स्टार्ट कर दिया, अरे 2 लाइन छोड़िए कि मैम हम 1 लाइन छोड़ते हैं, नहीं, कॉपी जो होती है ना उसमें हमेशा 2 लाइन छोड़िए। ये दो लाइनें होती है ना, ये हमेशा छोड़िए, और ये आंसर खत्म हो गया, अब 2 लाइन बीच में छोड़ के फिर दूसरा आंसर स्टार्ट कीजिए। इसमें क्या है, आपकी कॉपी जो कॉपी होती है ना साफ सुथरी दिखती है, अब साफ सुथरी होगी, आंसर आराम से दिख रहा है, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप मैंने इस क्लास में जितने भी आपको, जो आपके कह सकते हैं कि बोर्ड के रिगार्डिंग मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई है, जो टॉपर भी गलतियां करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट भी गलतियां करते हैं, और वो स्टूडेंट भी गलतियां करते हैं जो पूरे साल टॉपर जितना पढ़ते हैं लेकिन नंबर नहीं आते, ठीक है। तो ये सारी जो गलतियां हैं ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि ये गलतियां तो मुझे एग्जाम में नहीं करनी है, और एग्जामिनर से मुझे नंबर खींचने कैसे वो भी साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने क्लास पूरी कंप्लीट कर दी है, लेकिन आप वापस रिवर्स जाके सारा एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करा देती हूँ। पहले हमें क्या करना है, एग्जाम के अंदर आप पैराग्राफ जो भी लिख रहे हैं, चाहे आप ना कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, जिस आंसर में भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो उनको हमेशा अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को। दूसरा क्या है, ग्राफ में बच्चे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं लगाते हैं, वो नंबर काटता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि लेबल लगाने हैं एक्सिस के, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो ग्राफ में लगाए जाते हैं वाई और एक्स, वो पक्का लगाना है। तीसरा क्या करना है, न्यूमेरिकल में क्या करना है, जो भी आंसर हो उसको ब्रैकेट में हमेशा लास्ट में बंद करना है बढ़िया डार्क करके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि टेबल फॉर डिफरेंशियल्स, अब आपको कोई कंपैरिजन के लिए आ जाए या दो चीजें हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, उनको हमेशा टेबल के फॉर्मेट में लिखना है जिससे एग्जामिनर को इजीली दिख जाए, और उनके नीचे जो कीवर्ड है उनको भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर क्या है, डेटा का विश्लेषण करना, कॉपी नहीं। अब एनालाइज डेटा, डू नॉट कॉपी। मैंने क्या कहा था कि कुछ डेटा दे रखा होता है, बच्चे क्वेश्चन में से उठाते हैं उसमें लिख देते हैं, नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, पूछ क्या रहा है। जैसे मैंने 5% और 2% का बताया था, 5 से 2% में वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, गिरावट हो रही है, तो वो आंसर में लिखिए, उसका एनालाइज करके फिर गिरावट के नीचे क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जिससे एग्जामिनर को पता चले आपको कोर कंसेप्ट समझ में आया है। फिर क्या करना है, यूज रिवर्स स्ट्रेटजी, ठीक है, रिवर्स रणनीति अपनाए। मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन पेपर पहले पढ़िए, उसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उनको टिक लगाइए, हाँ ये मुझे करने हैं, जो नहीं आते, थोड़े बहुत आते, क्वेश्चन मार्क कीजिए, जो बिल्कुल नहीं आते क्रॉस कीजिए। उसके बाद में वही पोर्शन उठाइए जो ज्यादा नंबर का होता है और आपको अच्छी तरह आता है, क्योंकि राइटिंग स्टार्टिंग में अच्छी होती है, दिमाग आपका फ्रेश होता है। तो ये चीजें अपना कर आप अपने एग्जाम के अंदर जो पूरे साल पढ़ते हैं टॉपर जितना, वो तो टॉपर के बराबर नंबर लाएंगे और उससे ज्यादा भी ला सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एंड टाइम पे भी कुछ यूनिट्स कंप्लीट करते हैं कि हम मैं इतना ही पोर्शन कर पाऊंगा, तो इतने पोर्शन में से भी कम पोर्शन में से भी ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, ये दोनों के लिए, ये सबके लिए है जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं। और अभी आपके अगर जो आपके जो दोस्त वगैरह है वो इस बार बोर्ड दे रहे हैं, उनको भी ये क्लास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ सब कुछ लेते हैं फिर भी नंबर क्यों नहीं आते, रीजन कुछ ऐसे ही होते हैं कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। हमें एग्जामिनर से नंबर छीनने हैं, ठीक है, 5 से 6 सेकंड के अंदर उसकी नजरों में हमारी कॉपी आनी चाहिए, ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। और जिनके इस बार बोर्ड है उनको बोर्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छी तरह आप अपनी कॉपी लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर पाने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा अगर बोर्ड आपके आने वाले हैं, सीयूटी यूजी का भी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उन सबके लिए ये ना है कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई ऐसा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का जो आपको अभी जल्दी से रिवीजन करना है, कंप्लीट करना है, एक ही क्लास में उसको कवर करना है, और अभी तक यूट्यूब पे उसकी मेरी क्लास अगर नहीं है तो कमेंट में बताइएगा कौन सी नहीं है, वो क्लास में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। आई होप ये जो क्लास आज मैंने ली है आपकी इकोनॉमिक्स की, आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये आपके
काम आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में कोई आपकी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय, सबको टेक केयर।